हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के कंजर समुदाय के बारे में लोगों की राय अच्छी नहीं है। धारणा यह है कि कंजर आमतौर पर अपराधी होते हैं। इस जाति का हालांकि अपना एक अलग इतिहास है, पर उसे वास्ता न रखते हुए लोग यही मानते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के कंजर मेहनत के बजाय लूटपाट करके गुजारा करते हैं। इस जाति के पुरुष नशे में धुत रहते हैं और औरतें बाछड़ा जाति की तरह देह व्यापार करती हैं। ये लोग असभ्य, अशिक्षित और जंगली हैं, इसलिए सभ्य समाज इनसे दूर ही रहता है। हालांकि यह पूरा सच नहीं है, लेकिन एक हद तक बात में दम इस लिहाज से है कि कंजरों को कभी आदमी समझा ही नहीं पाया और न ही इन्हें मुख्यधारा से जोड़ने की कोई उल्लेखनीय कोशिश ही की गई। राजस्थान के जिला बूंदी के एक गांव शंकरपुरम में जन्मी कंजर युवती पिंकी की दास्तान दुखद और फिल्मी सी है। पिंकी बेइंतहा खूबसूरत थी, पर उसकी बदकिस्मती ये थी कि जब वह 15 साल की हुई तो माँ बाप का साया सिर से उठ गया। लेकिन वह लावारिस कहलाने से इसलिए बच गई क्योंकि उसके पिता ने 2 शादियां की थीं। जब सगे माँ बाप की मौत हो गई तो सौतेली माँ ने उसे सहारा दिया। सौतेली माँ के पास भी स्थायी आमदनी का कोई जरिया नहीं था, इसलिए वह पिंकी को साथ लेकर शंकरपुरम में ही रहने वाले अपने भाई राजा उर्फ थेला के घर ले गई। इस तरह पिंकी को छत तो मिल गई, पर प्यार नहीं मिला। सौतेले मामा राजा के घर की भी माली हालत ठीक नहीं थी। जैसे तैसे खींचतान कर तीनों का गुजारा होता था। कई बार तो फांकों की भी नौबत आ जाती थी। 15 साल की पिंकी पर यौवन कुछ इस तरह मेहरबान हो गया था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। कंजरों में उसकी जितनी खूबसूरत लड़कियां कम ही होती हैं। वह लोगों की चुभती निगाहों से नावाकिफ नहीं थी। हालांकि पिंकी कहने भर को पढ़ी लिखी थी, पर समझ उसमें जमाने भर की आ गई थी। सौतेले मामा के घर का माहौल पिंकी को रास नहीं आ रहा था, इसलिए अक्सर उसे अपने माँ बाप की याद आती रहती थी, जिन्होंने उसे लेकर ढेरों सपने संजोए थे। खुशी क्या होती है, ये पिंकी सौतेले मामा के घर आकर भूल सी चुकी थी। जहाँ अभाव था, रोज की जरूरतों को लेकर मारा मारी थी और उन्हें पूरा करने के लिए ढेर सारे समझौते करने पड़ते थे। एकलौती अच्छी बात यह थी कि सौतेली माँ और मामा उस पर अत्याचार नहीं करते थे। कुछ दिनों की तंगहाली के बाद पिंकी ने महसूस किया कि अब घर में पैसा आने लगा है। इसका मतलब यह नहीं था कि पैसा बरसने लगा था, बल्कि यह था कि अभाव कम हो चले थे और ज़रूरतें पूरी होने लगी थीं। अब किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ता था। पैसा कहाँ से और कैसे आ रहा है, ये पता करने के लिए पिंकी को कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। गांव और आसपास के कुछ रसूखदार पैसे वाले लोगों का उसके घर आना जाना शुरू हो गया था। उन लोगों के आते ही सौतेली माँ उनके साथ एक कमरे में बंद हो जाती और 4-6 घंटे बाद जब उनके जाने पर बाहर निकलती तो उसका जिस्म भले ही निढाल होता, पर चेहरे पर रौनक होती थी। ये रौनक उन पैसों की देन थी जो उसे शरीर बेचकर मिलते थे। पिंकी अब पहले सी नासमझ और मासूम नहीं रह गई थी। वह इस सब का मतलब समझने लगी थी। अब कभी भी बड़ी बड़ी कारें भी सौतेली माँ को लेने आती थीं। 3-4 दिन बाहर रहकर वह लौटती तो उसके पास नोटों की गड्डियां होती थीं। इस पर पिंकी को गुस्सा और तरस दोनों आता था कि क्या जरूरत है देह बेचने की। तीनों मिलकर मेहनत मजदूरी करके इतना कमा सकते हैं कि इज्जत से गुजारा कर सकें। उसे इस माहौल में घुटन सी होने लगी थी। अब वह कोठेनुमा इस घर से आज़ाद होने की सोचने लगी थी, पर यह आसान काम नहीं था। शंकरपुर के बाहर की दुनिया इससे जुदा नहीं होगी, ये भी पिंकी की समझ में आने लगा था। कहीं भाग जाना या चले जाना उसके वश की बात नहीं थी। आने जाने वाले ग्राहकों की नज़रें पिंकी के खिलते यौवन पर पड़ने लगी थी। इससे वह और घबरा जाती थी कि कहीं ऐसा न हो कि उसे भी देहधड़े की दलदल में धकेल दिया जाए। हालांकि अभी तक माँ या मामा की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी, पर उसका डर अपनी जगह स्वाभाविक था, क्योंकि अक्सर मामा खुद माँ के लिए ग्राहक ढूंढ कर लाता था। कोई 3 साल पहले एक दिन राजा ने बताया कि अब उसे ग्वालियर के रेशमपुर, जो बदरपुरा के नाम से जाना जाता है, में रहने वाले मौसा के यहाँ जाना है, जो उसे वहाँ कोई अच्छा काम दिला देंगे। मुद्दत से आज़ादी के लिए छटपटा रही पिंकी ने जब ये खबर सुनी तो खुशी से झूम उठी कि चलो अब जिंदगी रास्ते पर आ जाएगी। वह ग्वालियर में मेहनत करके कमाएगी, इसलिए वह झट से राजी हो गई। जल्द ही मामा ने उसे मौसा के पास ग्वालियर पहुँचा दिया। ग्वालियर में 4 दिन भी चैन से नहीं गुजरे थे कि मौसा, जिसका नाम पान सिंह उर्फ पप्पू था, ने अपना असली रूप दिखा दिया। अपनी बेटी समान पिंकी से यह कहते उसे कतई शर्म नहीं आई कि अब उसे यहाँ रहकर धंधा करना होगा। अब पिंकी को समझ में आया कि क्यों कुछ दिनों से मामा उससे नरमी से पेश आ रहा था, लेकिन जब धंधा ही करवाना था तो उसे यहाँ लाकर क्यों छोड़ा गया। ये काम तो वह गांव में भी करवा सकता था। ये बात पिंकी की समझ में तुरंत नहीं आई।
चूंकि वह इस पेशे में नहीं आना चाहती थी, इसलिए वह पान सिंह के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई कि उससे यह पाप न करवाया जाए। उसके गिड़गिड़ाने का पान सिंह पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने पिंकी को बताया कि उसका मामा उसे 9 लाख रुपए में बेच गया है। ये सुनकर पिंकी के होश फाख्ता हो गए। अब उसकी समझ में आ गया कि सौतेली माँ और मामा ने किस्तों में पैसा कमाने के बजाय एक मुश्त मोटी रकम कमा ली है। अपनी किस्मत पर वह खूब रोई। भागने या बचने का कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह पान सिंह के इशारों पर नाचने लगी। रोज ग्राहक आते थे, जिनसे पान सिंह अच्छे पैसे वसूल करके उसे उनके साथ कमरे में बंद कर देता था। ग्राहक उसे तबीयत से नोचते सौते थे और पूरी कीमत वसूल कर चलते बनते थे। धीरे धीरे पिंकी को पता चला कि उस इलाके के ज्यादातर मकानों में यही काम होता है। पिंकी को एहसास हो गया कि उसकी जिंदगी की यही नियति है। गांव में रहते वह सपने देखा करती थी कि उसकी शादी हो गई है और उसका एक अच्छा खासा देवता समान पति है, जिसके लिए वह सुबह शाम खाना बनाती है, उसके कपड़े प्रेस करती है और उसका खूब ध्यान रखती है। वह भी उसे खूब प्यार करता है। लेकिन यहाँ रोज एक नए मर्द से उसकी शादी होती थी, जो प्यार के नाम पर 2-4 घंटे में अपनी जिस्मानी प्यास बुझाकर चलता बनता था। कभी भी पिंकी को अपने जिस्म से घिन आती थी। शरीर ही नहीं, बल्कि उसे तो अपनी आत्मा से भी घिन आने लगी थी, पर वह कुछ कर नहीं सकती थी। पान सिंह के लिए वह टकसाल या नोट छापने की मशीन थी, जो रोज हजारों रुपए उगलती थी। एवज में उसे अच्छा खाना पानी, कपड़े और कॉस्मेटिक का सामान मिलता था। वह एक ऐसी कठपुतली थी, जिसकी डोर रिश्ते के इस मौसा पान सिंह की अंगुलियों में बंधी थी। ग्वालियर में रहते पिंकी ने हजारों ग्राहकों को निपटाया। कुछ ही महीनों में वह एक माहिर कालगल या वेश्या बन गई। उसके भीतर की भोली भाली अलहड़ लड़की वक्त से पहले ही एक तजुर्बेकार औरत में तब्दील हो गई। वह खुद इस बदलाव को महसूस कर रही थी, पर दिल की बात साझा करने के लिए कोई साथी नहीं था। एक ऐसे मर्द की चाहत उसे हमेशा रहती थी, जो ग्राहक न हो, शरीर से परे उसे एक औरत समझे। पर इस धंधे में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, इसलिए वह ऐसी बातें सोचने से भी घबराने लगी थी। लेकिन पिंकी की यह गलतफहमी गलत साबित हुई कि 16-17 साल की उम्र में ही उसने दुनिया देख ली है। एक दिन पान सिंह ने उसे नागपुर की 2 मशहूर तवायफों बंटी और परवीन के हाथों 15 लाख रुपए में बेच दिया। ये सौदा कब और कैसे हो गया, पिंकी को इसकी हवा भी नहीं लगी। देह व्यापार के जिस धंधे की महज साल भर में ही वह खुद को प्रोफेसर समझने लगी थी, वह उसकी नर्सरी क्लास था। चूंकि पिंकी जवान थी और शरीर अभी तक कसा हुआ था, इसलिए परवीन ने ठोकबजा कर पान सिंह को 15 लाख रुपए दे दिए। पान सिंह ने उसे बेचकर 6 लाख रुपए का मुनाफा तो कमाया ही, इससे भी ज्यादा उसने साल भर में उससे ग्राहकों के जरिए कमा लिए थे। इस तरह पिंकी ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर चली गई। ग्वालियर से नागपुर के रास्ते भर में उसकी समझ में आ गया था कि एक तवायफ की जिंदगी में न कोई एहसास होता है, न जज्बात। वह दलालों की जायदाद होती है, इससे आगे या ज्यादा कुछ नहीं। नागपुर की गंगाजमुना गली देह व्यापार के लिए उसी तरह जानी जाती है, जैसे मुंबई का रेड लाइट इलाका कमाठीपुरा। परवीन वहाँ की जानी मानी तवायफ थी। उसकी जान पहचान देश भर की देहमंडियों के कारोबारियों और दलालों से थी। इस गली में दाखिल होते ही पिंकी को एहसास हो गया कि उमराव जान जैसी फिल्मों में कुछ गलत नहीं दिखाया गया था। जो कुछ बदलाव आए हैं, वे लोगों को दिखते नहीं या लोग जानबूझकर उनसे वास्ता नहीं रखते। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नागपुर आकर पिंकी को लगा कि इससे बेहतर तो ग्वालियर ही था, क्योंकि परवीन की सरपरस्ती में उसे कई बार लगातार 20 ग्राहकों को निपटाना पड़ता था। परवीन जल्द से जल्द पान सिंह को दिए 15 लाख रुपए उसकी चमड़ी से वसूल लेना चाहती थी। यहाँ की कालगर्ल्स के बीच भद्दे हसीमजाक होते थे, जिनसे शुरू में तो पिंकी परहेज करती रही, लेकिन बाद में उसे लगा कि एकाकीपन से बचने के लिए इसी माहौल का हिस्सा बन जाना बेहतर है। परवीन की उम्र और जिस्म दोनों ढलान पर थे, फिर भी वह जितना हो सकता था अपना शरीर बेचती थी। पर बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए वह अब लड़कियों की खरीद फरोख्त भी करने लगी थी। एक तरह से उसका रोल कोठों की मौसी और सरीखा था, जो लड़कियों से जरूरत के मुताबिक नरमी और सख्ती दोनों से पेश आना जानती हैं। परवीन के यहाँ सुबह से ही ग्राहक आने लगते थे। यहाँ देश के हर इलाके के लोग आते थे, जिनमें से कुछ शौकिया तो कुछ आदी थे। इन लोगों और दलालों की भाषा में पिंकी नया माल थी, इसलिए उसकी पूछपरख और कीमत ज्यादा थी। वह एक मशीन की तरह उठती थी और बुत की तरह जब वक्त मिलता सो जाती थी। पिंकी की समझ में अच्छी तरह आ गया था कि उसकी हालत जहाज के उस पंछी जैसी है, जो बीच समुद्र में है। जहाज से उड़कर पंछी कितनी भी दूर चला जाए, कोई थोड़ा ठिकाना न मिलने पर उसे झक मारकर जहाज पर ही वापस आना है।
अब सब कुछ उसके सामने खुली किताब की तरह था। जिस दिन परवीन अपने 15 के 50 लाख बना लेगी, उस दिन उसे 10-20 लाख रुपए में किसी और के हाथ बेच देगी। ये किस्मत की बात होगी कि तब वह कहाँ जाएगी, हैदराबाद, मुंबई, पुणे या फिर कोलकाता। जल्दी ही वह गंगाजमुना गली की ऐसी रौनक बन गई थी जिसकी खुद की जिंदगी स्याह थी। भागने का ख्याल भी इन बदनाम गलियों में किसी गुनाह से कम नहीं होता। इसलिए पिंकी आज़ादी के सपने नहीं देखती थी, पर उसका एक राजकुमार वाला सपना अभी भी टूटा नहीं था। शायद कालगर्ल्स की जिंदगी का सहारा यही सपना होता है, मकसद भी, जिसके बारे में वही बेहतर जानती हैं। ऐसी फिल्मी और किताबी बातें सोचते सोचते वे बूढ़ी हो जाती हैं और फिर खुद की जैसी दूसरी मजबूर और वक्त की मारी लड़कियों को इस दलदल में धकेल कर धंधा करवाने लगती हैं, जिससे बुढ़ापा चैन सुकून और आराम से कट सके। उनके इस लालच या स्वार्थ से कितनी लड़कियों का सुकून और चैन छिन जाता है, वे उससे कोई वास्ता नहीं रखती। नागपुर आने के बाद पिंकी ने साफ महसूस किया था कि उस पर कई मर्दानी नज़रों का सख्त पहरा रहता है। वे नज़रें सीसीटीवी कैमरों की तरह हैं, जो खुद मुश्किल से दिखते हैं, पर उनकी नज़र दूर तक रहती है। वहां से भागने की कोशिश करने वाली लड़कियों का कितना बुरा हश्र हुआ, इसके किस्से इतने डरावने तरीके से सुनाए जाते थे कि कोई लड़की ऐसा सोच भी रही हो तो वह ख्याल दिलो दिमाग से निकालने में ही अपनी भलाई समझे। कुछ ही दिनों में पिंकी ने परवीन का इतना भरोसा जीत लिया था। अब उसकी निगरानी पहले जैसी नहीं होती थी। उसे नियमित और भरोसेमंद ग्राहकों के साथ अकेला छोड़ा जाने लगा था, लेकिन ग्राहक के साथ कहीं बाहर जाने की इजाज़त अभी भी उसे नहीं थी। एक दिन विपिन पांडे नाम का ग्राहक उसके पास आया तो पिंकी को वह वही शख्स लगा जिसके सपने वह ग्वालियर आने के पहले से देख रही थी। विपिन में कई बातें ऐसी थीं जो पिंकी को भा गई थीं। वह आम ग्राहकों की तरह उस पर टूट नहीं पड़ा था। उसने कोई जल्दबाजी भी नहीं दिखाई थी। पहली बार में ही दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिससे पिंकी को लगा कि विपिन का औरतों को देखने का नजरिया दूसरों से अलग है। उस दिन पहली बार पिंकी का दिन किसी 22 साल की लड़की की तरह धड़का तो वह सिर से लेकर पांव तक सिहर उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। विपिन जाने लगा तो पिंकी मायूस हो उठी। वह अपने मजबूर दिल को संभाल नहीं पाए। उसने विपिन का हाथ पकड़कर कहा, फिर आना। पेशे से ड्राइवर विपिन छिंदवाड़ा के एक प्रतिष्ठित परिवार का बेटा था। छिंदवाड़ा से नागपुर तक का कोई 2 घंटे का रास्ता है, जिसे अब विपिन पिंकी के लिए नापने लगा था। वह अक्सर पिंकी के पास जाने लगा तो पिंकी ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी विस्तार से सुना दी, जो राजस्थान के बूंदी जिले के गांव शंकरपुरा से ग्वालियर होते हुए नागपुर के बदनाम इलाके गंगाजमुना गली के उस कोठे पर आकर खत्म होती थी। प्यार अकेली पिंकी को ही नहीं हुआ था, बल्कि विपिन भी उससे प्यार करने लगा था। ये प्यार ठीक वैसा ही था जो सन 1991 में प्रदर्शित महेश भट्ट की देह व्यापार पर बनी फिल्म सड़क में दिखाया गया था। इस फिल्म में नायक संजय दत्त टैक्सी ड्राइवर होता है और मजबूरी की मारी एक कालगल पूजा भट्ट से प्यार कर बैठता है। इस फिल्म में महारानी वाली भूमिका सदाशिव अमरापुरकर ने निभाई थी, जो खूब चर्चित रही थी। यहाँ तो कदमकदम पर महारानियाँ थीं, लेकिन प्यार भी कहाँ आसानी से हार मानता है। पिंकी और विपिन ने तय कर लिया था कि भागकर शादी कर लेंगे और कहीं भी बस जाएंगे। अच्छी बात यह थी कि विपिन हिम्मत वाला युवक था, जो दूसरों की तरह बदनाम गलियों और इलाकों की गुंडों और दलालों से नहीं डरता था। विपिन के प्यार में डूबी पिंकी भूल गई थी कि तवायफ को प्यार करने की इजाज़त न बाजार देता है और न समाज। फिर किसी से शादी करके गृहस्थी बसाना तो कालगर्ल्स के लिए ख्वाब जैसी बात होती है। पिंकी जानती थी कि रसूख वाली परवीन के हाथ बहुत लंबे हैं और उसके संबंध कुछ रसूखदार लोगों से भी हैं। गुंडे और दलाल पालना तो कोठों की परंपरा है, जिनका काम यही होता है कि कोई लड़की कोठों की परंपरा को तोड़कर भागने की कोशिश न करे, और करे तो उसका इतना बुरा हाल करो कि वह दूसरी लड़कियों के लिए सबक बनकर रह जाए। नागपुर में सालों से कोठा चला रही परवीन सिर्फ एक बार ही पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार हुई थी। इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह इस कारोबार की कितनी सधी हुई खिलाड़ी थी। कई पुलिस वालों से उसके दोस्ताना संबंध थे। एक दिन परवीन का सारा सयानापन और तजुर्बा धरा रह गया जब उसके पिंजरे से पिंकी नाम की एक मैना अपने तोते विपिन के साथ भाग निकली। वह 3 मार्च की दोपहर थी, जब हमेशा की तरह विपिन ग्राहक बनकर आया। वह समय परवीन के नहाने का होता था, इसलिए वह विपिन और पिंकी को कमरे में छोड़कर नहाने चली गई। दरअसल भागने की योजना पिंकी और विपिन पहले ही बना चुके थे। पिंकी ने विपिन को बताया था कि गहमागहमी और दलालों गुंडों की मौजूदगी के चलते रात में भागना कतई मुमकिन नहीं है, इसलिए दिन का समय इसके लिए ठीक रहेगा। उस समय बाजार के ज्यादातर लोग और लड़कियां सोई रहती हैं।
पिंकी भागी तो परवीन तिलमिला उठी। न केवल परवीन बल्कि देह व्यापार से जुड़े तमाम लोग हैरान रह गए। चंद घंटों में ही पिंकी के भागने की खबर आग की तरह देह व्यापार के राष्ट्रीय बाजार में फैल गई। फिर तो परवीन के गुर्गों ने उसे शिकारी कुत्तों की तरह ढूंढना शुरू कर दिया। दो दिलों में प्यार का जज्बा एक बार पैदा हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। यही पिंकी और विपिन के साथ हुआ था। दोनों ज्यादा दूर नहीं भागे। उन्होंने नागपुर से 100 किलोमीटर दूर मुल्ताई की कोर्ट में शादी कर ली। मुल्ताई बैतूल जिले की तहसील है। आदिवासी बाहुल्य ये शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा है। मुद्दत बाद पिंकी को नरक से छुटकारा मिला था। वह तो हार मार चुकी थी, लेकिन विपिन की मर्दानगी और मोहब्बत ने उसे नई जिंदगी दी, इसलिए वह उसे दिल ही दिल में देवता का दर्जा दे चुकी थी। किसी तवायफ को जीवन संगिनी बनाने का फैसला भी कोई आम आदमी नहीं कर सकता। दूसरी ओर परवीन घायल शेरनी की तरह अपनी शिकस्त और लापरवाही पर तिलमिला रही थी। उसने ग्वालियर में बैठे पान सिंह की भी खिंचाई की और देश भर के नए पुराने अड्डों पर खबर पहुंचा दी कि पिंकी कहीं दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना नागपुर दी जाए। परवीन की टीम ढूंढती भी रही और हाथ भी मलती रही कि आखिरकार दोनों को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मुल्ताई में शादी करने के बाद विपिन पिंकी को भोपाल ले आया। भोपाल के पौष इलाके शिवाजीनगर में उसके मौसा प्रकाश शर्मा रहते हैं, जो सीआईडी के एडीजी कैलाश मिकवान के स्टाफ में दारोगा हैं। विपिन जब पिंकी को लेकर उनके घर पहुंचा तो वह चौंके कि यह कैसी शादी है। इस पर विपिन ने उन्हें बताया कि उसने नागपुर की रहने वाली पिंकी से लव मैरिज की है। चूंकि माता पिता पिंकी को सहज स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए वह उन दोनों को पनाह दे दें। कुछ दिनों बाद हालात ठीक हो जाएंगी तो वह खुद छिंदवाड़ा जाकर माँ बाप को सच बता देगा। विपिन ने प्रकाश को यह नहीं बताया था कि पिंकी कौन है। प्रकाश शर्मा को पत्नी के भांजे पर दया आ गई और कुछ सोचकर उन्होंने दोनों को अपने घर रहने की इजाजत दे दी। मौसा के इस फैसले से दोनों खुशी से झूम उठे कि उनकी अभी तक की कवायद बेकार नहीं गई। चूंकि इनका प्यार सच्चा है, इसलिए मौसाजी भी आसानी से मान गए। जल्द ही विपिन ने खुद के लिए किराए का मकान ढूंढ लिया। प्रकाश शर्मा के घर उनकी पत्नी कविता और बेटा गौरव रहते थे। उनकी बेटी रूपाली की शादी हो चुकी है। गौरव भोपाल के करियर कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था। जब ठिकाना मिल गया तो जुगनू विपिन ने खुद के लिए एक ट्रैवल एजेंसी में नौकरी भी ढूंढ ली। शिवाजीनगर में सरकारी क्वार्टरों और बंगलों की भरमार है, लिहाजा वहां का माहौल आमतौर पर शांत ही रहता है। पिंकी यह सब देखकर हैरान थी कि दुनिया इतनी अच्छी है, जिसमें इतने अच्छे लोग भी रहते हैं। 2 हफ्ते में ही पिंकी ने अपने मौसेरे सास ससुर का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर पर पल्लू रखे वह आदर्श बहू की तरह रहती थी और कोशिश करती थी कि घर के सारे कामकाज खुद निपटा डाले। ये वह जिंदगी थी जो पिंकी का सपना थी। घर गृहस्थी पिंकी ने पहली बार देखी थी। देवर गौरव भाभी के इर्द गिर्द मंडराता रहता था। हालांकि पिंकी को परवीन का खौफ सताता रहता था, पर प्रकाश शर्मा के पुलिस में होने की वजह से वह खुद को महफूज समझ रही थी। इसके अलावा यहाँ मिल रहे लाड़ प्यार के चलते वह अपनी पुरानी जिंदगी को भी भूलने लगी थी। 23 मार्च की सुबह रोजाना की तरह प्रकाश शर्मा अपने ऑफिस चले गए। विपिन भी अपनी ड्यूटी पर जा चुका था। जिस ट्रैवल एजेंसी में उसे नौकरी मिली थी, उसने उसकी ड्यूटी प्रदेश के रसूखदार मंत्री रामपाल सिंह के बंगले पर लगा रखी थी। वह भी शिवाजीनगर में ही रहते थे। कॉलेज जाने को तैयार बैठे गौरव का टिफिन किचन में तैयार कर रही पिंकी उस समय चौंकी जब उसे बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज़ सुनाई दी। वह कुछ सोच समझ पाती उसके पहले ही ड्राइंग रूम से मौसिया सास कविता और देवर गौरव के चीखने की आवाज़ें उसे सुनाई दी। पिंकी को समझते देर नहीं लगी कि परवीन के गुर्गे उसे सूंघते हुए यहाँ तक आ पहुँचे हैं। लिहाजा वह दूसरे दरवाजे से भाग निकली। उस घर में जहाँ वह 20 दिनों तक एक आदर्श बहू की तरह रही, में क्या हो रहा है यह उसे कुछ घंटों बाद पता चला। वहाँ एक भयानक हादसा अंजाम ले चुका था। पिंकी का यह अंदाजा गलत साबित हुआ कि देह व्यापार की दुनिया के दलाल और खतरनाक गुंडे उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। अगर जैसे तैसे ढूंढ भी लिया तो मौसा ससुर प्रकाश शर्मा के पुलिसकर्मी होने के चलते कुछ नहीं कर पाएंगे। उस दिन एक टवेरा और एक स्कॉर्पियो प्रकाश शर्मा के घर के बाहर आकर रुकी। एकदम फिल्मी स्टाइल में धड़ाधड़ 14 लोग उनमें से निकले, जिनमें 4 महिलाएं भी थीं। सभी सीधे उनके घर में दाखिल हो गए। वे लोग विपिन और पिंकी को ढूंढ रहे थे। एकाएक कुछ लोगों को आया देख कविता और गौरव हकबका गए कि ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं। पिंकी के बारे में उनसे पूछा गया, जिसका मतलब दोनों समझ नहीं पाए। आगंतुकों ने पूरा घर छान मारा, पर पिंकी नहीं मिली। वे गौरव और कविता को मारने लगे। दोनों चिल्लाए तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए।
माजरा क्या है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इतनी सुबह सुबह शिवाजीनगर जैसे शांत इलाके में कुछ गुंडे बदमाश एक पुलिस वाले के घर घुसकर गदर क्यों मचा रहे हैं। बदमाशों ने गौरव को काबू करके गाड़ी में बिठाया और जाते जाते कविता को धमकी दे गई कि विपिन को भेजकर अपने बेटे को ले आना। उनके जाते ही न केवल शिवाजीनगर बल्कि पूरे भोपाल में कोहराम मच गया कि दिन दहाड़े एक पुलिस वाले का बेटा अगवा कर लिया गया। मामला खुद के विभाग के मुलाजिम का था, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। गाड़ियों के नंबर चूंकि एक किशोर ने नोट कर लिए थे, इसलिए उसका काम एक हद तक आसान हो गया था। भोपाल के चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई। जल्दबाजी में बदमाश गौरव के मोबाइल से बेखबर थे, इसलिए उसके जरिए पुलिस को उनकी लोकेशन मिल रही थी। घर पर हुए इस हादसे की खबर मिलते ही प्रकाश और विपिन अपनी ड्यूटी छोड़कर आ गए। इसके बाद विपिन के सच बताने पर सारी कहानी सामने आई कि उन बदमाशों का मकसद क्या था। मामला वाकई गंभीर था, जिसमें बदमाश गौरव को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए पुलिस के सामने ये चुनौती पेश आ गई कि कैसे भी गौरव को सकुशल उनके चंगुल से छुड़ाया जाए। गौरव के मोबाइल की लोकेशन से पता चला कि बदमाशों की गाड़ियां नरसिंहगढ़ और कुरावर मंडी की ओर जा रही हैं। ये रास्ता राजगढ़ होते हुए राजस्थान की तरफ जाता है। पुलिस वालों ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही घंटों में नरसिंहगढ़ और कुरावर के बीच मलावर थाने के पास बदमाशों की गाड़ियों को घेर लिया, जो बदमाशों के लिए अप्रत्याशित था। खुद को घेरा देखकर बदमाशों ने गौरव को गाड़ी से धकेलकर भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। गौरव को पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठाया और कुछ दूर जाकर बदमाशों को समर्पण करने पर मजबूर कर दिया। गिरफ्तार हुए अपराधियों में पिंकी के मौसा पान सिंह के अलावा राम सिंह, हर्ष, राहुल, चैन सिंह, मंगल सिंह और हरीश ग्वालियर के थे, जबकि आशा, मौसमी और विचाराम राजस्थान के थे। नागपुर के जो लोग पकड़े गए थे, उनके नाम मोहम्मद सादिक, जगन, कविता और प्रवीण थे। जाहिर है देह व्यापार से जुड़े 3 राज्यों के दलाल एकजुट होकर पिंकी और विपिन को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे। आखिर उन्होंने देश भर में फैले नेटवर्क के जरिए विपिन के बारे में सारी जानकारियां जुटा ही ली थी। पकड़े गए लोगों को भोपाल लाकर पुलिस ने इनकी मेहमाननवाजी की तो पूरा सच सामने आ गया। गौरव पर उन्होंने अपना गुस्सा गाड़ी में बैठाते ही निकालना शुरू कर दिया था। उसे खूब मारा गया था। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। गौरव की समझ में सिर्फ इतना ही आया कि वे विपिन भैया और पिंकी भाभी के बारे में बातें कर रहे थे। गौरव को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, फिर भी एहतियातन उसका मेडिकल कराया गया, जो कानूनन भी जरूरी था। जब सब कुछ साफ हो गया तो सुनने वाले हैरत में पड़ गए। यह एक अलग तरह की प्रेम कथा थी, जिसके चलते प्रकाश शर्मा के परिवार पर खतरे के बादल मंडराए थे। लेकिन अंत भला तो सब भला की तर्ज पर बात आएगी हो गई। आखिर बदमाशों को जेल में ठूंस दिया गया। इसके बाद पुलिस टीमें नागपुर, ग्वालियर और राजस्थान गईं। विपिन के बयान और मंशा से सामने आया कि उसने एक मजबूर लड़की को गंदगी के दलदल से निकालकर अपनाया था। वह उससे प्यार करता है और करता रहेगा। समाज के कुछ कहने सुनने की परवाह उसे नहीं है। विपिन ने माना कि वे लोग बहुत खतरनाक हैं और उसकी व पिंकी की जान भी ले सकते हैं, पर अब वह किसी से नहीं डरेगा। विपिन की मंशा पिंकी को समाज में सम्मान दिलाने की है। इसमें वह कितना कामयाब होगा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी समाज तवायफ को नहीं अपनाता। उसके प्रति नजरिया कैसा होता है ये हर कोई जानता है। फिर भी कई लोग विपिन की पहल का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वह अभी भी पिंकी का हाथ मजबूती से थामे हुए है। निश्चित रूप से विपिन सच्चा मर्द है और शाबाशी का हकदार भी, जिसने पिंकी को गृहिणी बनाकर जीने का सपना पूरा किया और अभी भी आने वाली दिक्कतों से दृढ़ता से जूझ रहा है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप सभी को पसंद आए हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें।